हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एवोल्यूशन एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन फिनिश किया है। हमने 4 थ्योरीज डिस्कस की। नियो डार्विनिज्म जो कि लास्ट हमने डिस्कस की, वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है एवोल्यूशन की। ठीक है, उसी को प्रिंसिपल मान के हम लोग आज भी चलते हैं। और इसके आगे बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहना चाहता है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि ज़्यादातर अगर हम बात करें कि सपोज़ करो पॉपुलेशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इन शॉर्ट कहता है कि जितने भी जीन्स हैं उन सबका सम एक रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे ये 2 तरह के अलील्स थे टॉलनेस के लिए, है ना। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या 2 चीज़ें कहता है। एक तो ये चीज़ कि T+T जितना भी होगा ये कांस्टेंट रहेगा, 1 रहेगा। जितने भी, ये जीन पूल की बात हो रही है कि जीन पूल के अंदर जितने भी अलील्स हैं, कैपिटल T जितना भी है, ये जितना भी है, वो एक कांस्टेंट रहता है। और इसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंसिपल जो इस्तेमाल करते हैं कि लेट P बी इज़ इक्वल टू T लगा लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, जहाँ पे P हमेशा वैसे डोमिनेंट अलील के लिए सूट करता है और Q हमेशा रिसेसिव अलील। तो अगर हम टॉलनेस का जीन ले रहे हैं तो P विल बी इक्वल टू कैपिटल T एंड Q विल बी इक्वल टू स्मॉल t। तो अकॉर्डिंग टू दिस P² प्लस 2PQ, अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। तो ये है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल प्रॉपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमने लेना है होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट ये रहेगा और T हमने इक्वेट ऑलरेडी कर दिया P के साथ, तो कैपिटल T, तो हम कह देंगे कि दिस थिंग P² इज इक्वल टू कैपिटल T। और फिर हमने Q इक्वेट कर दिया किसके? स्मॉल t के। तो हम कह सकते हैं कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट इज इक्वल टू, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं उनका नंबर विल बी इक्वल टू P², और हेट्रोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं उनका नंबर हो जाएगा Q² के इक्वल, और Q² विल बी, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि एक T इज इक्वल टू 1 Q। तो अगर हमने बात करनी है होमोजाइगस की तो Q हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू Q²। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है। यहाँ पे थोड़ा बायो की अलग टाइप की थोड़ी मैथ आ जाती है। ठीक है, तो अब 2PQ, अब आप सोच रहे होगे कि जो हेट्रोजाइगस है वो 2 ऐसे करके इज इक्वल टू 2PQ आना चाहिए, क्योंकि P इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू Q, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो बराबर वो 2PQ के इक्वल आती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं सारा एक बार दोबारा थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसमें। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे हम कोई भी एक रैंडम ले लें, सपोज़ करो जीन पूल में कोई A जीन लेते हैं, तो उसमें 3 तरह के जीनोटाइप्स आ सकते हैं, कैपिटल A, स्मॉल a और स्मॉल a। ये 3 तरह के जीनोटाइप्स आ सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर एलील है ये किसी भी पर्टिकुलर XYZ कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल P इज इक्वल टू A आएगा और फिर P² इज इक्वल टू होमोजाइगस A आ जाएगा। Q इज इक्वल टू स्मॉल a आएगा, तो Q² इज इक्वल टू होमोजाइगस रिसेसिव A आ जाएगा। और जो AA है 2PQ के बराबर होंगे ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसमें ये जो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है, ये कहना चाह रहा है कि P² प्लस 2PQ प्लस Q²
इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ भी निकल कर के आती है कि P प्लस Q इज इक्वल टू भी 1। इसको सॉल्व करके आप देख लेना, यही आता है। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको मैथ्स का थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो P प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन रहा है ना, और अगर स्क्वायर 1 है तो ऑब्वियसली डिजिट भी 1 ही होगा। तो आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चंस आपको पूछ ले जाते हैं सपोज जैसे A है 0.4, ठीक है। तो आपको बाकी ढूंढना है, कुछ भी ढूंढने के लिए दिया जा सकता है। आपको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का नंबर ढूंढने के लिए दिया जा सकता है, आपको ये ढूंढने के लिए दिया जा सकता है, या होमोजाइगस ए ढूंढने के लिए दिया जा सकता है। तो आपको ये सारी क्वेश्चन से ही ध्यान में रखना है कि अगर आपको ए है 0.4 तो इस इक्वेशन से भी हमें स्मॉल ए का भी पता चल जाएगा कि वो 1 माइनस 0.4 होगा यानी 0.6 होगा। तो अब आप इससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं, तो वो यहाँ से हमें पता है कि P स्क्वायर के इक्वल होंगे। और P क्या है, P हमेशा इसके रिलेटेड होता है, डोमिनेंट के, Q स्मॉल के। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो P यहाँ पे कितना है 0.4, 4 या 16, तो 1, तो ये कितना आ रहा है 0.16, ठीक है। और फिर अगर हमें इनको देखना है तो ये क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यू की वैल्यू है दिस मच, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 या 36, तो 0.36। तो अगर हमें अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो ये आएगी 2PQ के इक्वल, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 4 6 या 24, 2 या 48, तो 0.48। तो अब अगर आप इस इक्वेशन के साथ इसको चेक भी कर सकते हैं, P स्क्वायर लगा के देखें सबसे पहले, तो यहाँ पे ये P स्क्वायर के इक्वल आएगा 0.16, फिर 2PQ जो है वो इसके बराबर होगा, तो 0.48, और फिर Q स्क्वायर लगा के देखें तो वो इसके बराबर होगा 0.36। आप इसको टोटल करके देखेंगे आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल किन कैरेक्टरिस्टिक्स में या किन कंडीशंस में लागू रहता है, ये तब तक कारगर रहता है जब एक पर्टिकुलर एनक्लोज्ड पॉपुलेशन की यहाँ बात हो रही है और माना जाता है कि यहाँ कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं आ रही, रिकम्बिनेशंस वगैरह नहीं हो रहे, और बाहर से भी इस एरिया में कोई नहीं आ रहा, ना ही इस एरिया से बाहर कोई जा रहा है। ये सारी चीज़ हम फिर से रिवाइज़ करते हैं। ये इक्वेशन के तौर पे कैसे क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको समझाया, तो आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, इन अ गिवन पॉपुलेशन one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus। तो कहते हैं किसी भी एक पॉपुलेशन पे हम लोग ढूंढ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स कैसी है। वो मैंने आपको दिखाया फॉर्मूला से कैसे ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस, और एक लोकेशन पे ही होता है वो हम लोग को पता है कि वो हम ढूंढ सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में कोई भी अलील्स एक गिवन पॉपुलेशन में अकर कर रहे हैं। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज़ सपोज टू रिमेन फिक्स्ड। ये हमने देख लिया कि ये हम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज़ सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशंस। तो ये फिक्स्ड रहती है अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और ये सेम ही रहेगी थ्रू आउट मल्टीपल जनरेशंस। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये सारी बात की, ये फिक्स्ड रहेगी, सेम रहेगी, इस सारी बात को अलजेब्रिक इक्वेशन के तौर अलजेब्रिक इक्वेशन इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश की, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। तो दिस प्रिंसिपल सेज दैट अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल।
तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अलील फ्रीक्वेंसीज एक पॉपुलेशन में स्टेबल रहती हैं और कांस्टेंट रहती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर हम जीन पूल की बात करें, जीन पूल में हम देख रहे थे कि कितने तरह के हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस रिसेसिव हो सकते हैं, या होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं, या हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। तो जीन पूल में, टोटल जीन पूल में जितने भी तरह के वो जीन्स हैं, जैसे टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली पी क्या है, ए प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो टोटल अलील्स, बेशक यहाँ पे ये जो कैपिटल ए है ये एग्जिस्ट कर रहा होगा एज होमोजाइगस भी और एज हेट्रोजाइगस भी, और स्मॉल ए भी एग्जिस्ट कर रहा होगा एज होमोजाइगस भी एज हेट्रोजाइगस भी। तो जिस भी तरीके से ये प्रेजेंट हैं, ये क्या है, कांस्टेंट रहता है इनका नंबर, ठीक है। तो जीन पूल टोटल जीन्स एंड द एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज़ 1, ये इक्वेशन ये बता रही है प्रॉपर कि सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज़ इक्वल टू 1। तो देखो एक ही चीज़ को हम दो तरीके से कैसे लिख रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने देख लिया होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस, इन सब की भी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से 1 के इक्वल होती है। तो इसको आप ज़रा नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं टाइम दे रही हूँ आपको, आप नोट डाउन करें इसको।
नाम तेरा? स्लाइड चेंज होगी थी क्या मेरे से गलती से? तो हमने क्या डिस्कस किया? इन द गिवन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, और फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट या फिक्स्ड रहती है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये सारी चीज़ अलजेब्रिक इक्वेशन से समझाई है और उनके अकॉर्डिंग एलीलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट स्टेबल रहती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन पूल कांस्टेंट रहता है और इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और सम टोटल सारी फ्रीक्वेंसीज का 1 रहता है। लेकिन किन पर्टिकुलर कंडीशंस में ये 1 रहता है और किन कंडीशंस में ये डिस्टर्ब होता है उसके बारे में हम आगे करते हैं। सो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज कैन बी नेम्ड पी, क्यू एट्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इस तरीके से ले सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू पी एंड स्मॉल a इज़ इक्वल टू क्यू। कोई भी, जैसे t अगर आ जाए तो कैपिटल T इज़ इक्वल टू पी और स्मॉल t इज़ इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये कैसे भी ले सकते हैं मतलब डोमिनेंट p लेंगे और रिसेसिव q लेंगे। ठीक है, तो individual frequencies for example can be named p and q etc. in a diploid। ठीक है, डिप्लॉयड में क्या होगा? डिप्लॉयड में या तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव या हेट्रोजाइगस होगा। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो इन अ डिप्लॉयड क्या है यार, इन अ डिप्लॉयड p and q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड अलील ए। वही हो गया, P रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल A को और Q रिप्रेजेंट कर रहा है A को। तो यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है एक तरीके से, P इज़ इक्वल टू A और Q इज़ इक्वल टू स्मॉल, ये बोल रखा है बस ये सारे सेंटेंस में। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ पी स्क्वायर। ये भी जैसे मैंने सिंपल बता रखा आपको कि अगर p इज़ इक्वल टू ए तो p स्क्वायर होमोजाइगस। और आगे क्या मेंशन है? दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट एन अलील A with frequency of P appear on both the chromosomes। ये सिंपली ये कह रहा है कि होमोजाइगस कंडीशन में P के आने की संभावना P स्क्वायर है। A के आने की होमोजाइगस कंडीशन में जो है, ये देखो P जो है A, ये 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। सपोज करो ये वाला A है, 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो इस तरीके से होमोजाइगस तरीके से,
एक हेट्रोजाइगस तरीके से। ठीक उस तरीके से ये वाला जो ए है ये भी दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये इस सेंटेंस में हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि दिस इज सिंपली स्टेटेड, ये यहाँ पे बोल रखा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो इसको कह रहे हैं हम किसी और तरीके से, और कौन सा तरीका होगा यही सेंटेंस बोलने का, वो ये होगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलील विद फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स, यानी होमोजाइगस कंडीशन में बोथ द क्रोमोसोम्स पे होगी, यानी होमोजाइगस कंडीशन पे होगी, यानी कि कैपिटल ए की या डोमिनेंट अलील की होमोजाइगस होने की। इस सेंटेंस का और कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिख रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलील विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी पी इंटू पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और ये कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, बोथ द क्रोमोसोम्स यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो होमोजाइगस कंडीशन पे हेट्रोजाइगस सिंगल इंडिविजुअल हैप्लॉइड कंडीशन में एग्जिस्ट होने की टेंडेंसीज की ये रहती है, ये वाली, ठीक है, क्या कहते हैं सिंगल कंडीशन में, तो होमोजाइगस कंडीशन में ये रहेगी। बस सिंपल यही बोल रखा है, ठीक है। मैं इसको हम बहुत बार लिख चुके हैं, यहाँ पे बड़ा गंदा गंदा सो जाता है, मैं रब कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो सिंपल यही बता रखा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, बस दूसरे तरीके बोला हुआ है कि दोनों जो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं दोनों पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब ये है कि होमोजाइगस कंडीशन में, तो होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट कर सके उसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर के बराबर होगी और वो होगी, ठीक है। तो सिमिलरली पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में दैट विल बी दिस वन। तो ये सिंपल क्या बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस को क्या बोला हुआ है कि अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जो लास्ट सेंटेंस मैंने ये ब्रैकेट में दिया इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग एंड 2pq इज इक्वल टू ए। और हेट्रोजाइगस की सिंपल बता रखा है यहाँ पे क्या, ओह शिट, क्या कर रही हूँ, मैंने पॉइंटर उठाना था। सिंपल यहाँ पे ये बता रखा है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों सेंटेंस, ये वाले दोनों सेंटेंस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों यही बता रहे हैं दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो सिमिलरली ये वाले सेंटेंस में क्या कहता है, सिमिलरली क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। और हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसे होगी, या हम इसको बेटा उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने लेनी हो होमोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन तो वो पी स्क्वायर के बराबर है, अगर यहाँ पे हमने होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन लेनी हो तो वो क्यू स्क्वायर के बराबर है, ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर हमने हेट्रोजाइगस की कंडीशन लेनी हो तो वो 2pq के बराबर है। सिंपल ये बताना चाह रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इफ़ homozygous dominant is equal to p square, homozygous recessive is equal to q square, and heterozygous condition is equal to 2pq, then p square plus 2pq plus q square is equal to 1. So this is binomial expansion of this much, we know that. ये मैंने आपको सारा कंडीशन जो पहले करके दिखा दी जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, ये वही है। तो मैंने ये जितने भी सेंटेंस फॉर्म में था उनके साथ ही क्वेश्चन फॉर्म में सारा कुछ लिख दिया है। Obviously this thing is equal to this thing, you all know that, ठीक है। तो अब इसको आप लोग कर लो नोट डाउन। मैंने उनके जो मीनिंग्स हैं उनको मैंने पेन से अलग भी लिख दिया है।
हो गया था। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो ये वैल्यूज जो हैं ये एक्सपेक्टेड रहती हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स। लेकिन अगर हम रियल में
करने बैठ जाएं इसको, फ्रीक्वेंसीज को मेजर, व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर मेजर्ड दे एक्चुअली डू नॉट मैच दीज फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसीज से मैच नहीं करती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ आइडियल कंडीशंस में सूट करता है. सो व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर मेजर्ड दे डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज और द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज. और डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है कि कितना एवोल्यूशन हुआ है. और स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही मैं बता रही हूँ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल सूट करता है, यानी जब कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा, जब कोई वेरिएशंस नहीं हो रही. लेकिन ऐसा तो कंडीशन होता ही नहीं है कि कोई रिकम्बिनेशंस ना हो, कोई वेरिएशंस ना आए, कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो. ऐसी कंडीशन तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में होती ही नहीं है ना. तो असल में जब फ्रीक्वेंसीज मेजर होती हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हमारी ये थी कि होमोजाइगस डोमिनेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर और दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2pq एंड देयर सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. नो, दिस एक्चुअली इज नेवर इक्वल टू 1. ठीक है, बिकॉज द डिफरेंस इंडिकेट्स, जितना भी 1 से डेविएशन होगा यानी कि उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन उतना ही हुआ है. ठीक है. सो द डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो भी होता है, तो जितना भी जेनेटिक जितना भी एवोल्यूशन हुआ है, जितने भी वेरिएशंस आए हैं, चेंजेस आए हैं, उतना ही डिस्टर्बेंस होता जाएगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम में. एक्चुअली वेरिएशंस कहना सही नहीं रहेगा. मेनली क्या है, इमिग्रेशन हो जाती है, एमिग्रेशन हो जाती है और रिकम्बिनेशंस हो जाते हैं. कुछ लोग को बीमारियां हो जाती हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो पूल से निकल जाते हैं. तो लेकिन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल तो बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में है कि कोई वेरिएशंस नहीं आ रही, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यहाँ से कोई इमिग्रेशन एमिग्रेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल कांस्टेंट पॉपुलेशन है. ये उन कंडीशंस के लिए, और ऐसा कभी भी होता ही नहीं है. ठीक है, तो एवोल्यूशन हो जाता है और उसी हिसाब से ये इसका जो वैल्यू है ये 1 से चेंज हो जाता है. ठीक है. सो डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है और वो कितना होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स ऑफ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन. तो अगर तो ये p² प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे नो एवोल्यूशन हैज़ अकर्ड. बिल्कुल कांस्टेंट हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का जो आइडियल पॉपुलेशन होना चाहिए वो ही चल रहा है. लेकिन अगर ये 1 से डेविएटेड है, और कितना डेविएटेड है 1 से, उसी हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कि उतना ही क्या हो रखा है, कि उतना ही हो रखा है एवोल्यूशन. ठीक है, वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन. तो जितना भी वैल्यू में चेंज आएगा हम कह देंगे कि उतना ही क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया. ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस इसको चेंज कर सकते हैं. नोट करो इस स्लाइड को.
तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कांस्टेंट कंडीशंस में होगा, बिल्कुल हम आगे फैक्टर्स ही डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो भी जितने भी तरह के जीन्स होंगे वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, मैंने क्या हो गया होना, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट, अबे यार स्टाइलिश नहीं काम कर रहे हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वायर हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर, और ये हेट्रोजाइगस है अगर तो ये 2pq, एंड अकॉर्डिंग टू दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। और ये तभी होगा जब कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, एक पॉपुलेशन पूरी कांस्टेंट है और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हेल्दी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हो रही, सभी 100% रिप्रोडक्शन करने के काबिल हैं। अगर ये सारी कंडीशन, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला मैथ्स का आप करते थे, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये सेम आ गया यार। जस्ट अ मिनट, मेरा स्टाइलिश मूव नहीं कर रहे थोड़ा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे आ गया। क्लियर लिखती हूँ मैं, एक मिनट। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। और ये एक फॉर्मूला आप लोग ने किया हुआ था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये इस फॉर्मूला पे वो चीज़ लगा के देखो, ये सेम आता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1। तो देखो एक ही चीज़ को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल कंडीशंस बता रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हेट्रोजाइगस कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये ध्यान में रखें कि p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू स्मॉल a। q इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। तो ये है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, और ये फिक्स्ड
ये सपोज करता है ये प्रिंसिपल कि सारा कुछ सेम फिक्स्ड रहेगा थ्रू आउट जनरेशन्स, और एल्जेब्रिक इक्वेशन से ये समझाने की कोशिश की गई है सम टोटल सारी फ्रीक्वेंसीज़ का। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ की डोमिनेंट अलील और दिस अलील किसी भी फॉर्म में, बेशक होमोजाइगस फॉर्म में या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, इन दोनों अलील्स का डोमिनेंट और रिसेसिव अलील का टोटल सम विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस वही सेम जो मैंने आपको समझा दिया, वो सारा मैंने आपको क्विकली अभी रिवाइज भी करा दिया है। ठीक है, ये देखो डिस्टर्बेंस अगर आएगी तो एवोल्यूशन हुआ है, यानी अगर ये इज इक्वल टू 1 नहीं रहता है, उससे चेंज आया है, तो हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हैज़ अकर्ड। ठीक है, सो दिस इज़ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। और ये हम आगे देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को कोई वहाँ पे आ जाए या वहाँ से कोई चला जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन्स में चेंजेस आ जाएं, म्यूटेशंस हो जाएं, रिकम्बिनेशन जो कि नॉर्मली होता ही है क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये हो जाए, या नेचुरल सिलेक्शन जो कि बिल्कुल पॉसिबल चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इनएविटेबल, अवॉइड नहीं की जा सकती, अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं, ये होंगी ही होंगी। और कह रहे हैं कि अगर इनमें से कुछ भी हो गया तो ही हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट हो जाएगा, तो वो इज इक्वल टू 1 नहीं रहेगा। एंड इट इज़ ऑब्वियस सी बात कि ये सब चीज़ चेंज होगा ही होगा, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। ये हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी क्या है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या ये इक्वेशन वाला चीज़ आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करें, इसको समझ लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। ओके, फैक्टर्स वगैरह कुछ। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।